वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन का रेगमाल से साफ इसलिए करते हैं कि ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत रिबन की सतह से हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अपक्रिया के फलस्वरूप रिबन को बनाता है। ऐसा करने से रिबन वायु में आसानी से जलता है। निम्नलिखित प्रश्न 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन, पहला समीकरण है कि हाइड्रोजन क्लोरीन से अपक्रिया करेगा। हाइड्रोजन क्लोरीन से अपक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। अब इस अपक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण इस तरह से होगा, क्योंकि दोनों ही पक्षों में यहाँ पे हाइड्रोजन की जो देखें इस बाह्य पक्ष में रासायनिक समीकरण के 2 परमाणु है, दाहिने पक्ष में केवल 1 परमाणु है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु लेंगे। 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु होने के साथ हमको 2 क्लोरीन के परमाणु और 2 हाइड्रोजन के परमाणु प्राप्त हुए, जो कि समीकरण के बाएं पक्ष के समान है, अर्थात यह संतुलित रासायनिक समीकरण। अब चलेंगे दूसरे समीकरण, जिसमें कि बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्रिया करता है, यह जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन धन क्रिया करता है Al2SO4 ट्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, और ये जलीय विलयन में है और हमें प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों, इस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में देखेंगे कि कुछ तत्व के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न इम्बैलेंस कंडीशन में है। ये मतलब कि ये संतुलन में नहीं है समीकरण, ये रासायनिक समीकरण। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम उस तत्व के परमाणु को लेंगे जिसकी संख्या काफी अधिक है इस अपक्रिया में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की संख्या काफी अधिक है, तो ऑक्सीजन बाएं पक्ष में ऑक्सीजन के 12 परमाणु है, 4 × 12, और जबकि दाहिने पक्ष में समीकरण के केवल 4 ऑक्सीजन के परमाणु है। तो इसके लिए हम उसको बैलेंस करने के लिए हम बेरियम सल्फेट के 3 अणु को ले लेंगे। तो बेरियम सल्फेट के जब 3 अणु को लेंगे, इससे हमें 12 ऑक्सीजन के परमाणु प्राप्त होंगे, और ये दोनों पक्षों में परमाणुओं की ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पे 12 हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या। दाहिने पक्ष में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 3 है, जबकि बाएं पक्ष में समीकरण, रासायनिक समीकरण के 2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले क्लोरीन को ना करके हम बेरियम की बात करें। बेरियम की बात करेंगे तो आसान रहेगा। अब यहाँ पे दाएं पक्ष में समीकरण के 3 बेरियम है, बाएं पक्ष में 1 बेरियम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 बेरियम क्लोराइड के अणु ले लेंगे, तो हमें 3 बेरियम के परमाणु प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 3 बेरियम, दोनों पक्ष में बेरियम के परमाणुओं की संख्या समान होगी। तो बेरियम को लेके यहाँ पे तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पे समान है। अब बात करते हैं क्लोरीन। अब समीकरण के बाएं पक्ष में क्लोरीन के यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 परमाणु, और दाहिने पक्ष में 3 परमाणु। तो 6 परमाणु के लिए क्या करेंगे, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के 2 अणु लेंगे, जिससे क्लोरीन के 6 परमाणु प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे एल्युमिनियम के दाहिने पक्ष में एल्युमिनियम के 2 परमाणु और बाएं पक्ष में भी एल्युमिनियम के 2 परमाणु। अब यहाँ पे ये समीकरण संतुलित है, यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। यहाँ पे देखेंगे दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान है। अब चलेंगे तीसरे समीकरण, जिसमें सोडियम जल के साथ अपक्रिया करता है। सोडियम जल के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब यहाँ पे समीकरण को हम संतुलित करेंगे। इसमें जैसे कि हाइड्रोजन के 3 परमाणु है दाहिने पक्ष में समीकरण के, तो बाएं में 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, तो उसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जल के 2 अणु ले लेंगे। जल के 2 अणु लेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी 4, और दाहिने पक्ष में है 3 परमाणु हाइड्रोजन के,
इसलिए हम क्या करेंगे, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु लेंगे। अब हाइड्रोजन के तो यहाँ बैलेंस हो गया, 4-4 परमाणु दोनों तरफ हो गए हाइड्रोजन के दोनों पक्ष। अब सोडियम के यहाँ पे 2 परमाणु दाहिने पक्ष में है रासायनिक समीकरण के, और बाएं पक्ष में केवल 1 है, तो 2 सोडियम के परमाणु। तो यहाँ पे हमें इस रासायनिक समीकरण का एक संतुलित रूप प्राप्त होगा। सोडियम हाइड्रोजन जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। मतलब बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन से क्रिया करके बेरियम सल्फेट का अवक्षेप सॉलिड अवस्था में होगा और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। अब ये इसका रासायनिक समीकरण है। इस रासायनिक समीकरण में एक चीज अभी मिसिंग है, इसमें दोनों पक्षों में जो परमाणुओं की संख्या है तत्वों की वो थोड़ा भिन्न है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम के यहाँ पे 2 परमाणु हैं बाएं पक्ष में, इसमें सोडियम के 1 परमाणु है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के 2 अणुओं को ले लेंगे, तो इससे हमें 2 सोडियम दोनों पक्ष में प्राप्त हो जाएंगे। और वहीं क्लोरीन भी बैलेंस अवस्था में चला जाएगा, दोनों पक्ष में क्लोरीन के 2 परमाणु हो जाएंगे। और बेरियम के दोनों पक्षों में 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन के भी 4 परमाणु हैं दोनों पक्ष में, सल्फर 1 दोनों पक्ष में है, तो इसके यहाँ ये समीकरण रासायनिक समीकरण वो संतुलित है। अब सोडियम क्लोराइड का विलयन दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, इसी प्रश्न के दूसरे भाग पर, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मतलब कि जल में जलीय विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन जल में मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन क्रिया करके फिर सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं। मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के जलीय विलयन से, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन NaCl का जलीय विलयन और जल। तो इस रासायनिक समीकरण को देखेंगे तो इसमें दोनों ही पक्षों में सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या समान है, अर्थात यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है और पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। तो वह पदार्थ जिसका विलयन सफेदी के लिए होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल का जो विलयन है, वह उस विलयन का इस्तेमाल हम सफेदी के लिए करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के विलयन का इस्तेमाल। तो पदार्थ X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है CaO, और कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसको जल में मिलाते हैं तो जो प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो प्रश्न 1 का जो जवाब है कि पदार्थ X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका रासायनिक सूत्र CaO। वही प्रश्न, इसी प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब, जिसमें कि ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अपक्रिया, तो जल के साथ इसकी अपक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड की तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, और इसी का इस्तेमाल हम पेंटिंग के लिए या सफेदी के लिए करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में, H2O जल द्रव में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल सफेदी के लिए करते हैं। अब प्रश्न 2 पर चलते हैं। क्रियाकलाप 1.7 एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है और उस गैस का नाम बताइए। तो क्रियाकलाप 1.7 में हमने जल का वैद्युत अपघटन कराया, क्योंकि जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इसलिए जल का वैद्युत अपघटन कराने से कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन से 2 गुनी प्राप्त होती है। तो ये एक
बीकर है जिसमें जल भरा हुआ है और ग्रेफाइट के दो रॉड है जो कि इलेक्ट्रोड है। इनको बैटरी से इस प्रकार जोड़े कि एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी और एनोड पर ऑक्सीजन। कैथोड और एनोड पर परख नली को उल्टा करके हम इस तरह से रख देंगे और एक परख नली में हाइड्रोजन गैस जिसमें कैथोड इलेक्ट्रोड होगा, जिसमें एनोड इलेक्ट्रोड होगा, जिस परख नली में उसमें ऑक्सीजन गैस होगा। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से 2 गुना भाग होगा उसका हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस में। तो परख नली एक परख नली में दूसरी परख नली की तुलना में 2 गुना गैस होगा, मतलब कि हाइड्रोजन 2 गुना होगा ऑक्सीजन से। तो दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर ये है कि जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अक्रियाशील, जो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है और जिससे आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है, नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करता है तो आयरन सल्फेट प्राप्त होता है। आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और ये विलयन मलिन होता है और कॉपर धातु सॉलिड ठोस अवस्था में प्राप्त। चलते हैं प्रश्न 2 पर। क्रियाकलाप 1.1 से भिन्न द्विविस्थापन अपक्रियाओं को एक उदाहरण दीजिए। जैसे लेड नाइट्रेट का हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएं तो लेड क्लोराइड अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहां पर द्विविस्थापन अपक्रिया मतलब द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो Pb ये H क्लोराइड आयन से लेड आयन जुड़कर PbCl2 लेड क्लोराइड बनेगा और यहां से H+ हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट से मिलकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्राप्त होगा। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो Na2O बनाता है। इसमें सोडियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात यह क्रिया उपचयन को दर्शा रही है। अर्थात कहें कि सोडियम इस क्रिया में सोडियम उपचयित होता है क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही सोडियम और होकर N2O प्राप्त हो रहा है। वहीं दूसरे क्रिया में इसी प्रश्न की दूसरी रासायनिक क्रिया जिसमें कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कॉपर और जल बना रहा है तो इसमें CuO का अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कॉपर प्राप्त हो। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात इसमें उपचयन। इस अपक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, इसे रिडॉक्स अपक्रिया भी कहेंगे। यहाँ पे कॉपर इस अपक्रिया में कॉपर अपचयित होता है और हाइड्रोजन उपचयित होता है क्योंकि हाइड्रोजन में साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कॉपर के साथ ऑक्सीजन की कमी। नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लेड ऑक्साइड PbO कार्बन से अपक्रिया करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि सीसा अपचयित हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो सीसा अपचयित हो रहा है तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड अपचयित होकर लेड बना रहा है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और प्राप्त हो रहा है लेड। तो ये कथन असत्य है। लेड ऑक्साइड PbO अपचयित हो रहा है, ना कि लेड। ये कथन असत्य है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है तो यहाँ कार्बन उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन यहाँ पे उपचयित हो रहा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी कथन गलत है, असत्य है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी सही। तो मतलब कि A, B ये 2 कथन असत्य है, इसलिए पहला विकल्प AB ये सही है।
Fe2O3 एल्युमिनियम से क्रिया करके Al2O3 और आयरन बनाता है। तो ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? ऊपर दी गई अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया। क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम Fe2O3 से आयरन को विस्थापित कर Al2O3 बना रहा है और यहाँ पे एल्युमिनियम आयरन से अधिक अपक्रियाशील। तो यहाँ पे जो ये अपक्रिया हुई इसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो आयरन चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर बनता है FeCl2 आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन Fe आयरन का क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ए विकल्प सही। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया को दर्शाता है और अगर समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात अपक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि रासायनिक अपक्रिया के पहले और बाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य होता है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, ये ए है, हाइड्रोजन गैस से नाइट्रोजन गैस, ये गैस है, संयोग करके बनाता है अमोनिया NH3। अब इसके समीकरण को हम संतुलित करेंगे, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या को बराबर रखेंगे। तो उसके लिए जैसे नाइट्रोजन, इसमें यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में तो 1 नाइट्रोजन है, तो हम यहाँ पे 2 अमोनिया के अणु ले लेंगे, तो जिससे हमें 2 नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गए, तो हाइड्रोजन अब बाएं पक्ष में 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन के अणु ले लेंगे, तो हो जाएगा 6 परमाणु। तो इस तरह से ये है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन गैस क्रिया करके अमोनिया बना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन गैस के, तो हमें जल प्राप्त होगा और सल्फर डाइऑक्साइड, जल है लिक्विड, सल्फर डाइऑक्साइड है गैस। अब इस समीकरण को संतुलित करें, तो संतुलित करने के लिए पहले हम देखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन, सबसे अधिक जो परमाणु है उनसे शुरू करेंगे। तो ऑक्सीजन दाहिने पक्ष में 3 है, बाएं पक्ष में 2 है, तो उसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि बाएं पक्ष में हम, तो बाएं पक्ष में ऑक्सीजन के 3 अणु लेंगे तो 6 परमाणु हो जाएंगे। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन के बाएं पक्ष में 6 परमाणु और दाहिने पक्ष में हम क्या करेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु लेंगे तो 4 परमाणु हो जाएंगे, 4 1 5, और 2 अणु हम ले लें जल के, तो यहाँ पे दोनों पक्ष में 6 परमाणु बाएं पक्ष में, ऑक्सीजन के 6 परमाणु दाहिने पक्ष में, मतलब बराबर। अब चलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दाएं पक्ष में 4 परमाणु है हाइड्रोजन के और बाएं पक्ष में केवल 2 परमाणु है, तो हम क्या करेंगे कि 2 हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 अणु ले लेंगे, तो इससे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे बाएं पक्ष में, जो कि दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। अब सल्फर की बात करते हैं, सल्फर बाएं पक्ष में 2 परमाणु सल्फर के हैं और दाहिने पक्ष में भी 2 परमाणु सल्फर के, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान है, तो ये समीकरण यहाँ पे संतुलित है। अब चलते हैं सी पर।
सी में ये एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। बेरियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम सल्फेट क्रिया करके दोनों ही जलीय सॉल्यूशन एक्वस विलयन है, जलीय विलयन है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट क्रिया करके हमें AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का विलयन देते हैं और बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्लोरीन से। क्लोरीन के दाहिने पक्ष में 3 परमाणु है, बाएं पक्ष में 2 परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दाहिने पक्ष में एल्युमिनियम क्लोराइड के 2 अणु ले लेंगे तो 6 परमाणु जाएंगे क्लोरीन के, और बाएं पक्ष में बेरियम क्लोराइड के 2 और 3 अणु ले लेंगे तो यहाँ पे 6 क्लोरीन परमाणु, दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्लोरीन की 6। अब ऑक्सीजन परमाणुओं पे चलते हैं। बाएं पक्ष में ऑक्सीजन परमाणु के कुल 12 ऑक्सीजन परमाणु कुल 12 है और दाहिने पक्ष में ऑक्सीजन के कुल 4 परमाणु। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट के 3 अणु ले लेंगे तो 4 के 12 परमाणु इधर भी हो जाएंगे ऑक्सीजन के दाहिने पक्ष में। तो दाहिना पक्ष में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर हो गई बाएं पक्ष में परमाणु ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। फिर एल्युमिनियम पे चलते हैं। एल्युमिनियम में देख रहे हैं दोनों पक्ष में एल्युमिनियम परमाणुओं की संख्या बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में समान है, तो क्योंकि 2-2 परमाणु एल्युमिनियम के हैं। बचा बेरियम। बेरियम के भी बाएं पक्ष में 3 परमाणु है, दाहिने पक्ष में भी 3 परमाणु है। तो यहाँ पे सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान हो गई, अर्थात ये समीकरण, ये रासायनिक समीकरण है, ये संतुलित हो गया। जब ये संतुलित रासायनिक समीकरण। अब चलते हैं डी पर। पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु हाइड्रोजन जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के आप दोनों बाएं पक्ष में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, दाहिने पक्ष में 3 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन हमने इसलिए शुरू किया कि हम सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्वों से शुरू करते हैं। तो अधिक परमाणु हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन के दाहिने पक्ष में 3 परमाणु हैं, बाएं पक्ष में 2 परमाणु हैं। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि तो बाएं पक्ष में हम जल के 2 अणु को लेंगे, तो उससे हमको 4 हाइड्रोजन के परमाणु प्राप्त। बाएं पक्ष में 4 हाइड्रोजन के परमाणु, दाहिने पक्ष में 3 हाइड्रोजन के परमाणु, तो इसको अभी भी संतुलित नहीं हुए, बराबर नहीं हुए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु ले लेंगे, तो जिससे हाइड्रोजन के हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त हुए। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु ये, 2 हाइड्रोजन परमाणु ये, तो दाएं पक्ष में 4 हाइड्रोजन परमाणु और बाएं पक्ष में भी 4 हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर है। अब चलते हैं ऑक्सीजन परमाणु। तो दाहिने पक्ष में ऑक्सीजन परमाणु संख्या 2, बाएं पक्ष में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2, तो ये ऑक्सीजन परमाणु तो बराबर। ठीक है, अब पोटेशियम पे चलते हैं। पोटेशियम बाएं पक्ष में पोटेशियम के 1 परमाणु और दाहिने पक्ष में पोटेशियम के 2 परमाणु, तो उसे संतुलित करने के लिए 2 पोटेशियम के परमाणु होंगे। अब ये हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त। पोटेशियम जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। HNO3 CaOH ट्वाइस से क्रिया करके CaNO3 ट्वाइस धन और जल बनाता है H2O। HNO3 एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन, और CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जलीय विलयन है और ये भी जलीय विलयन एक्वस, और ये द्रव के रूप में H2O। हमें इसे संतुलित करना है, मतलब कि दोनों तरफ उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। बाएं पक्ष में समीकरण के और दाएं पक्ष के दोनों ही समपक्षों को में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं को बराबर रखना है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे उस यौगिक में जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है और उन परमाणुओं की तत्वों के परमाणु की जिसकी संख्या सबसे अधिक है।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे, तो CaNO3 ट्वाइस में ऑक्सीजन के सबसे अधिक परमाणु है, तो यहाँ से शुरू, ऑक्सीजन के परमाणु से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 परमाणु और एक जल में 7 परमाणु है ऑक्सीजन के दाहिने पक्ष में, और समीकरण के बाएं पक्ष में 2 और 3 5 परमाणु। तो हम क्या करेंगे कि इसे बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अणु HNO3 के ले लेंगे, 2 अणु HNO3। तब हमारे पास हो गए अब बाएं पक्ष में 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन के परमाणु, और दाहिने पक्ष में अभी 7 ऑक्सीजन के परमाणु है। तो 2 अणु हम जल के ले लेंगे, तो दोनों पक्ष में 8 परमाणु ऑक्सीजन के प्राप्त हो जाएंगे। अब चलेंगे हाइड्रोजन परमाणु पर। यह जल में H2O में 4 हाइड्रोजन के परमाणु है, और दाहिने पक्ष में 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, और बाएं पक्ष में हम काउंट करेंगे 2 इधर 2 इधर 4, तो बराबर है। तो हाइड्रोजन के परमाणु तो बराबर हो गए। अब नाइट्रोजन के बाएं पक्ष में 2 परमाणु, दाहिने पक्ष में भी 2 परमाणु, ये भी बराबर हो गए। कैल्शियम के बाएं पक्ष में 1 परमाणु, दाहिने पक्ष में भी 1 परमाणु, अर्थात हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम इन सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में समान है, बराबर हो गए, अर्थात ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब चलेंगे भाग बी पर, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जलीय एक्वस H2SO4 से क्रिया करेगा, ये भी जलीय है, H2SO4 से क्रिया करेगा तो बनाएगा Na2SO4, ये एक्वस, ये भी जलीय है, और जल H2O द्रव के रूप में। तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या सबसे अधिक H2SO4 में है, जो कि 4 है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे सबसे अधिक तत्वों के परमाणुओं से। तो 4 1 5 ऑक्सीजन के परमाणु बाएं पक्ष में है, दाहिने पक्ष में 4 1 5, तो ऑक्सीजन के परमाणु तो बराबर हुए हैं। अब सल्फर जो है, इसमें सल्फर ना लेके पहले हाइड्रोजन लेते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, 2 1 3 परमाणु बाएं पक्ष में है, और दाहिने पक्ष में हाइड्रोजन के केवल 2 परमाणु है। तो हम क्या करेंगे कि 2 अणु जल के ले लेंगे, तो 4 परमाणु हो गए दाएं पक्ष में हाइड्रोजन के, लेकिन बाएं पक्ष में 3 ही परमाणु हाइड्रोजन के हैं। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु ले लेंगे, तो यहाँ पे दोनों पक्ष में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 4 बराबर हो जाएगी। अब सल्फर पे चलेंगे। सल्फर के बाएं पक्ष में परमाणु की संख्या 1 है, दाहिने पक्ष में भी 1 है, तो बराबर ठीक है। सोडियम पे चलेंगे। सोडियम बाएं पक्ष में पर सोडियम परमाणु की संख्या 2 है, दाहिने पक्ष में भी Na2 2 है सोडियम परमाणु की संख्या। तो इस तरह से सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों पक्षों में बराबर हुई, तो अर्थात ये रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। सोडियम क्लोराइड का विलयन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन से क्रिया करता है। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl प्राप्त होता है, और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का विलयन। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले लेंगे AgNO3 में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पे 3 है, और इस बाएं पक्ष में ऑक्सीजन के कुल 3 परमाणु हैं, और वहीं दाहिने पक्ष में भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु, तो ये संतुलित हुआ। और नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या देखें, बाएं पक्ष में 1 है और दाहिने पक्ष में भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं।
सोडियम के परमाणु की संख्या बाएं पक्ष में 1 है, दाहिने पक्ष में भी 1 है। और क्लोरीन के परमाणु की संख्या बाएं पक्ष में 1 है, दाहिने पक्ष में भी 1 है। अर्थात सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों बाएं और दाएं पक्ष में समान है, अर्थात यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। BaCl2 का विलयन बेरियम क्लोराइड का विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है H2SO4 एक्वस जलीय विलयन और बनाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट ये का विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेज में। बेरियम सल्फेट यहाँ पे सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और HCl एक्वस जलीय। तो ये समीकरण में, इस समीकरण में हम देखेंगे बाएं और दाहिने पक्ष में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या। तो हमें शुरू करते हैं H2SO4 से, में जिसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अधिक है। सबसे अधिक तत्वों के परमाणुओं से शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु H2SO4 यौगिक में सबसे अधिक है। तो और जिसमें बाएं पक्ष में हम देखें तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है और दाएं पक्ष में भी 4 है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तो समान हुई। वहीं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या देखेंगे, बाएं पक्ष में 2 है, दाहिने पक्ष में 1 है। तो हम क्या करेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु ले लेंगे, तो यहाँ पे दोनों तरफ। तो अब चलेंगे, क्लोरीन के परमाणु की संख्या बाएं पक्ष में 2 है और दाहिने पक्ष में भी 2 है। तो क्लोरीन परमाणु की संख्या दोनों पक्षों में बराबर है। वहीं बेरियम के परमाणु की संख्या बाएं पक्ष में 1 है और दाहिने पक्ष में भी 1 है, तो पर बेरियम के परमाणु की संख्या बराबर है। तो इस तरह से बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हुई। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। तो इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस रिएक्ट करता है, अब क्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। CaOH ट्वाइस जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन, और CO2 गैस रिएक्ट करेंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, देन और जल बनेगा H2O। जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर प्राप्त होगा। जिंक सॉलिड ठोस अवस्था रिएक्ट करेगा AgNO3 के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होगा। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन और सिल्वर प्राप्त होगा सॉलिड ठोस अवस्था में। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण में एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनेगा। जिंक सॉलिड स्टेट में AgNO3 एक्वस विलयन है, सॉल्यूशन जलीय विलयन है, और जिंक और AgNO3 रिएक्ट करके ZnNO3 ट्वाइस एक्वस विलयन जलीय विलयन और सिल्वर प्राप्त होता है
जो कि सॉलिड है, ठोस अवस्था में। अब इस समीकरण में हम देखेंगे कि जैसे उस यौगिक पे चलेंगे जहाँ पे जिस तत्व में परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो ZnNO3 ट्वाइस, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अधिक, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है 2/3 6 है, और बाएं पक्ष में 3 है। तो हम क्या करेंगे, AgNO3 के 2 अणु ले लेंगे। तो यहाँ पे बाएं पक्ष में 6 परमाणु हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और जो कि दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो ये सही है। और नाइट्रोजन यहाँ पे बाएं पक्ष में 2 है, दाहिने पक्ष में भी 2 है, बराबर है। और Zn जिंक बाएं पक्ष में भी 1 परमाणु है जिंक के, और दाहिने पक्ष में भी 1 परमाणु है जिंक के, ये भी बराबर। सिल्वर Ag जो है बाएं पक्ष में 2 है, 2 परमाणु है सिल्वर के, और दाहिने पक्ष में 1 परमाणु है सिल्वर के। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिल्वर के 2 परमाणु ले लेंगे। अब ये जो समीकरण है वो संतुलित है, ये रासायनिक समीकरण संतुलित, क्योंकि दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब हम चलेंगे सी पर। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है। एल्यूमिनियम ठोस अवस्था में कॉपर क्लोराइड के विलयन से CuCl2 के विलयन से क्रिया कर हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है AlCl3, और कॉपर प्राप्त होता है जो कि सॉलिड ठोस अवस्था में। अब यहां पे हम देखेंगे AlCl3 यौगिक को लेंगे, क्योंकि क्लोरीन परमाणुओं की संख्या किसी यौगिक में सबसे अधिक है। तो क्लोरीन दाहिने पक्ष में क्लोरीन परमाणु की जो संख्या है वो 3 है, जबकि बाएं पक्ष में 2 है। तो क्या करेंगे कि CuCl2 कॉपर क्लोराइड के 3 अणु ले लेंगे, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 के 2 अणु ले लेंगे। तो इससे दोनों पक्षों में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। यहाँ पे भी 6, बाएं पक्ष में भी 6, दाहिने पक्ष में भी 6। और अब देखेंगे एल्यूमिनियम के यहाँ पे जो है वह दाएं पक्ष में 2 परमाणु हो जाएंगे, और बाएं पक्ष में 1 परमाणु है, तो एल्यूमिनियम के 2 परमाणु ले लेंगे यहाँ पे 2। और बाएं पक्ष में देखेंगे कॉपर के 3 परमाणु हैं, जबकि दाहिने पक्ष में कॉपर के केवल 1 परमाणु है, तो हम कॉपर के 3 परमाणु ले लेंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे बाएं पक्ष में समीकरण के, रासायनिक समीकरण के बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या है। एल्यूमिनियम बाएं पक्ष में 2 है, दाहिने पक्ष में भी 2 परमाणु हैं। कॉपर के बाएं पक्ष में 3 परमाणु हैं, दाहिने पक्ष में भी 3 परमाणु हैं। और क्लोरीन के बाएं पक्ष में 6 परमाणु हैं, 3 दूनी 6, और दाहिने पक्ष में भी 2 तिहाई 6 परमाणु हैं क्लोरीन के। तो इस तरह से तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों में बराबर है, अर्थात ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। डी में बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। बेरियम क्लोराइड के विलयन कॉपर सल्फेट के विलयन K2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो हमें बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में प्राप्त होगा, और पोटेशियम क्लोराइड का विलयन। अब ये हम देखेंगे इस समीकरण में तत्वों के परमाणुओं को काउंट करेंगे और उनको संतुलित करेंगे, बराबर रख करेंगे। तो जैसे कि बाएं पक्ष में हम शुरू करेंगे, हम K2SO4 से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अधिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व के। तो ऑक्सीजन के परमाणु इसमें 4 हैं, और बाएं पक्ष में 4 हैं। तो दाहिने पक्ष में भी यहाँ पे देखेंगे तो दाहिने पक्ष में भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है, तो बराबर है, तो ठीक है। सल्फर भी बराबर है, 1 परमाणु दाहिने पक्ष में, 1 परमाणु दाहिने पक्ष में। अब K2
पोटेशियम बाएं पक्ष में 2 परमाणु है लेकिन दाहिने पक्ष में 1 परमाणु है, तो इसलिए क्या करेंगे हम KCl के पोटेशियम क्लोराइड के 2 अणु ले लेंगे। तो अब बाएं पक्ष में भी 2 पोटेशियम, दाहिने पक्ष में भी 2 पोटेशियम हो गया, ठीक है। बेरियम बाएं पक्ष में एक बेरियम के 1 परमाणु, दाहिने पक्ष में भी 1 परमाणु, ठीक है। क्लोरीन के बाएं पक्ष में 2 परमाणु हैं और दाहिने पक्ष में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो अर्थात ये समीकरण संतुलित, ये रासायनिक समीकरण संतुलित है क्योंकि इस समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो समीकरण ये संतुलित है। निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार बताइए। जैसे कि पहली अपक्रिया है कि इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से क्रिया करके, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr बेरियम आयोडाइड से क्रिया करके BaI2, ये है विलयन पोटेशियम ब्रोमाइड का, ये भी विलयन, और क्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड का विलयन बनाते हैं, जली विलयन बनाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड Ki, और साथ में बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। अब ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं है क्योंकि बाएं पक्ष में देख रहे हैं ब्रोमीन की परमाणुओं की संख्या दाहिने पक्ष के ब्रोमीन की परमाणुओं की संख्या से अलग है, मतलब कि अभिकर्मक में जो तत्वों के परमाणु हैं वो बाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु से भिन्न है, तो लेकिन इनका बराबर होना जरूरी है, तो उनको संतुलन में, इन रासायनिक समीकरणों को संतुलन में रखना जरूरी है। तो संतुलन में करने के लिए तो हम शुरू करते हैं, जैसे हम इन्हें चेक करने के लिए, इन्हें संतुलन के लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि हम उस यौगिक से शुरू करेंगे जिसमें तत्व की परमाणु संख्या अधिक है। तो बेरियम ब्रोमाइड, इसमें ब्रोमीन 2 ब्रोमीन है, अर्थात दाहिने पक्ष में देखेंगे तो ब्रोमीन के 2 परमाणु हैं, वहीं बाएं पक्ष में ब्रोमीन की केवल 1 परमाणु है। तो इसे संतुलन करने के लिए हम पोटेशियम ब्रोमाइड के 2 अणु लेंगे, तो दोनों पक्ष में ब्रोमीन के परमाणु 2 हो जाएंगे। फिर हम आयोडीन को लेते हैं, तो बेरियम आयोडाइड में 2 आयोडीन के परमाणु हैं, अर्थात कहें कि बाएं पक्ष में 2 आयोडीन के परमाणु हैं और बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में केवल 1 आयोडीन का परमाणु है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड के 2 अणु ले लेंगे। आयोडीन बैलेंस हुआ, संतुलित हुआ, आयोडीन दोनों पक्ष में आयोडीन संतुलित हुआ, फिर दोनों पक्ष में हमने ब्रोमीन को संतुलित किया। अब हम बात करते हैं बेरियम की, तो बाएं पक्ष में बेरियम 1 बेरियम के परमाणु है, दाहिने पक्ष में भी 1 बेरियम का परमाणु है, तो ये तो संतुलन में है। और ये जो ये रासायनिक अपक्रिया है, इस अपक्रिया में आप देख रहे हैं कि पोटेशियम ब्रोमाइड से पोटेशियम का विस्थापन हो रहा है और बेरियम आयोडाइड से बेरियम का विस्थापन हो रहा है, अर्थात ये जो अपक्रिया है द्विविस्थापन अपक्रिया है का उदाहरण है। तो ये जो अपक्रिया है रासायनिक अपक्रिया, ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। अब चलते हैं दूसरी रासायनिक अपक्रिया पर, जिसमें जिंक कार्बोनेट ZnCO3 ये है सॉलिड, यह टूटकर 2 उत्पाद बनाती है, जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड ठोस अवस्था में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस। ये रासायनिक अपक्रिया संतुलित अपक्रिया क्योंकि इसमें दोनों ही पक्षों में जो तत्वों के परमाणु हैं बराबर, जैसे कि यहाँ पे Zn जिंक 1 परमाणु है, इस दाहिने पक्ष में भी जिंक के 1 परमाणु है, कार्बन के बाएं पक्ष में 1 परमाणु है, दाहिने पक्ष में भी कार्बन के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के बाएं पक्ष में 3 परमाणु हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 1, 2, 3 परमाणु दाएं पक्ष में ऑक्सीजन के हैं इसमें। तो ये जो अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया ये संतुलित है। और ये इस रासायनिक अपक्रिया का प्रकार क्या है? यह रासायनिक अपक्रिया वियोजन अपक्रिया है।
यह रासायनिक अपक्रिया वियोजन अपक्रिया है। वियोजन अपक्रिया इसलिए क्योंकि इसमें एक अभिकर्मक टूटकर दो उत्पाद बनाता है, तो इसलिए इसे वियोजित होकर दो उत्पाद बनाता है, तो इसलिए वियोजन अपक्रिया है। अब हम चलेंगे अपक्रिया 3 पर, जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। ये हाइड्रोजन गैस क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ। अब इस हाइड्रोजन क्लोराइड में, अब ये जो समीकरण देख रहा है रासायनिक समीकरण, इसमें हम हाइड्रोजन और इसमें जो तत्वों के परमाणुओं को कंपेयर करेंगे दाहिने और बाएं और दाएं पक्ष में, कि देखेंगे ये बराबर है कि नहीं, अर्थात ये रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो बाएं पक्ष में हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं 2 हैं, लेकिन दाहिने पक्ष में हाइड्रोजन के 1 परमाणु है। क्लोरीन के बाएं पक्ष में 2 परमाणु हैं, दाहिने पक्ष में 1 ही परमाणु है। तो इसको बैलेंस करने के लिए शुरू करें हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो हम क्या करेंगे, 2 अणु ले लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के। तो दोनों ही पक्ष में हाइड्रोजन के परमाणु बराबर हो गए, 2-2 परमाणु हो गए। और इसके साथ ही क्लोरीन के भी 2 परमाणु हो गया, तो और दाएं पक्ष में क्लोरीन का भी 2 परमाणु हो गया, और जो कि बाएं पक्ष के बराबर हो गया। अर्थात ये जो समीकरण है रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब ये रासायनिक समीकरण का प्रकार क्या है? हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, अर्थात ये जो अपक्रिया है यह संयोजन अपक्रिया है। इसमें 2 पदार्थ जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, अर्थात यह जो अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया है। इस रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, इसलिए यह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। अब हम चलेंगे चौथी अपक्रिया पर। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रही है। मैग्नीशियम Mg ठोस अवस्था में, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करेगी और विलयन है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का विलयन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। अब हम इस रासायनिक अपक्रिया में देखेंगे दोनों ही पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं को देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, अर्थात यह समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन बाएं पक्ष में क्लोरीन के 1 परमाणु हैं, दाहिने पक्ष में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, और इसलिए हम इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु लेंगे। तो इससे दोनों पक्षों में क्लोरीन के परमाणु तो बराबर हो गए। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के परमाणु। तो बाएं पक्ष में हाइड्रोजन के 1 परमाणु और दाहिने पक्ष में भी हाइड्रोजन का बाएं पक्ष में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, वहीं दाहिने पक्ष में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु। तो हाइड्रोजन तो बराबर है परमाणु। और मैग्नीशियम के परमाणु को देखेंगे, बाएं पक्ष में 1 परमाणु और दाहिने पक्ष में भी 1 परमाणु, अर्थात ये जो समीकरण हुआ, ये रासायनिक समीकरण ये संतुलित अवस्था में, संतुलित रूप में पहुंच गया है, मतलब कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण। और ये किस प्रकार का, ये जो अपक्रिया हुई किस प्रकार की अपक्रिया है? ये अपक्रिया यहाँ पे मैग्नीशियम HCl से क्रिया करके, मतलब कि मैग्नीशियम यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर मैग्नीशियम क्लोराइड बना रही है, अर्थात ये अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया है का उदाहरण है। ये अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। इस अपक्रिया में मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर मैग्नीशियम क्लोराइड बना रही है, अर्थात ये विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और साथ में ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माशोषी अपक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट
को हम गर्म करेंगे, उसको ऊष्मा देंगे, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूने का पत्थर भी कहते हैं। इसे हम ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और साथ ही ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त करता है। जैसे कि ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अपक्रिया में कोई अपकर्मक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, जैसे फेरस सल्फेट विघटित होकर फेरिक सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट टूटकर फेरिक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। जबकि संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाते हैं। यह उसका समीकरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाए। उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊष्मा के द्वारा वियोजन। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमें लेड नाइट्रेट टूटकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। वहीं प्रकाश के द्वारा सिल्वर ब्रोमाइड को गर्म करें तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgBr को गर्म करें तो हमें सिल्वर और ब्रोमीन गैस प्राप्त होती है। वहीं जल को, अम्लीकृत जल को विद्युत द्वारा उनका वियोजन करें तो वह हमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस और कैथोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। विस्थापन अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन क्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे AB और CD दो अभिकर्मक हैं, ये आपस में क्रिया करके इनके बीच आयनों का आदान प्रदान होकर हमें AC और BD प्राप्त होता है। इस तरह से अपक्रिया होगी। जैसे कि विस्थापन अपक्रिया के लिए जो उदाहरण है उसमें जिंक कॉपर क्लोराइड Cl2 से क्रिया करके जिंक क्लोराइड और कॉपर प्राप्त होता है, जिसमें जिंक कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है, इसलिए वह जिंक CuCl2 से इस कॉपर को विस्थापित कर जिंक क्लोराइड बनाती है और हमें कॉपर प्राप्त होता है। जबकि द्विविस्थापन अपक्रिया के उदाहरण की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे Na प्लस सोडियम आयन और OH आयन और H+ आयन और क्लोराइड आयन का आपस में यहाँ आदान प्रदान होकर इस तरह से NaCl और H2O प्राप्त हुआ। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के लिए अपक्रिया लिखिए। तो कॉपर AgNO3 से क्रिया करता है, तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस और सिल्वर प्राप्त होता है।
यहाँ कॉपर की अपक्रियाशीलता सिल्वर से ज़्यादा है, तो इसलिए कॉपर AgNO3 से Ag को विस्थापित कर CuNO3 ट्वाइस बनाता है और सिल्वर प्राप्त होता है। अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी अपक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है और विलयन से अलग हो जाता है अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराने पर हमको बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे अविलेय लवण है, इसे आप कह सकते हैं अवक्षेप है, जो कि विलयन में प्राप्त होगा। ये अविलेय लवण है ये, इसलिए इस अपक्रिया को हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमें अविलेय लवण या अवक्षेप प्राप्त होता है। ऑक्सीजन के योग या हार्स के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन, अपचयन। उपचयन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया कर कॉपर ऑक्साइड बनाती है, यहाँ पे कॉपर उपचयित होकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, तो कह सकते हैं मैग्नीशियम उपचयित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अपचयन, रिडक्शन। अपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को गर्म करने पर हमें कॉपर और जल या कहें वाष्प प्राप्त होती है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर कॉपर बना रहा है। और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड कार्बन से किया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बना रहा है और इस क्रिया को हम कहेंगे अपचयन क्रिया, जिसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, अपचयन अपक्रिया। लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है या वृद्धि हो रही है, तो अर्थात हाइड्रोजन से जल बन रहा है H2 से H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बना रही है और यहाँ पर कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। तो ये दोनों ही रिएक्शन में, दोनों ही रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन या कहेंगे उपचयन और अपचयन या ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों अपक्रिया एक साथ दोनों ही हो रहे हैं, तो इसे हम रिडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। यह चमकदार तत्व X कॉपर धातु है। जब इसे Y की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर टू ऑक्साइड CuO बनाती है, ये यौगिक है। और यहाँ पे कॉपर को हम जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और जो कि काले रंग का होता है। और ये कॉपर भूरा रंग के कॉपर, भूरे रंग का चमकदार कॉपर काले रंग में हो जाता है जब इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर एक परत जम जाती है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुएं हवा और नमी आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने से लोहे की सतह हवा या नमी के सीधे रूप से संपर्क में नहीं रहती हैं, जिसके कारण लोहे पर जंग नहीं लगता और इस तरह से लोहा पेंट करने से क्षतिग्रस्त नहीं होता है। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध और स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित होने से बचाता है।
अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती और इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे कि चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स के थैले में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, विकृत गंधिता। संक्षारण, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। जैसे सिल्वर धातु के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है, कॉपर के ऊपर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना और लोहे पर भूरे रंग की हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना एक संक्षारण की प्रक्रिया है। विकृत गंधिता, तेल और वसायुक्त पदार्थ हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर विकृत गंधी हो जाती है, अर्थात इसका स्वाद और गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय की बात करें तो नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर या फिर वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर इसे बचा जा सकता है। उदाहरण, चिप्स की थैली लंबे समय में उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है। मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है और साथ ही इससे खराब गंध आने लगती है।